हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेबीटी का एग्ज़ाम जो कल कंडक्ट किया जा रहा है एचपी बोस धर्मशाला द्वारा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम कंप्लीट फुल रिवीजन करेंगे। एचपी टेट जेबीटी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम उनका फुल रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए कल के एग्ज़ाम के लिए। तो आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो आपने इतना याद रखना कि एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 सितंबर 1961 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी जो गठन हुआ था वो आपका 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अगला है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटीई का जो गठन हुआ था वो आपका 1973 में हुआ था और एनसीटीई एक्ट 1995 में पारित हुआ था। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनसीटी का गठन कब हुआ था। ये 1973 में हुआ था और एनसीटी एक्ट जो आया था वो आपको 1995 में आया था। अगला है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1956 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में खोले गए। ये कब खोले गए थे? 1963 में। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसे नेशनल लिटरेसी मिशन NLM, ये कब हुआ था, शुरू हुआ था? ये 1988 में शुरू हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मिड डे मील योजना जो थी वो आपकी कब स्टार्ट हुई थी? तो मिड डे मील योजना जो थी आपकी 1995 को ये शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली स्टेट कौन सी थी जिसने मिड डे मील योजना को शुरू किया था, वो आपकी तमिलनाडु थी। अगला प्रश्न है, नवोदय स्कूल ये कब शुरू हुए थे? ये 1986 में शुरू हुए थे नवोदय स्कूल। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये प्राथमिक विद्यालयों में कब शुरू किया गया था? ये 1986 में शुरू किया गया था। उसी तरह अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल का जो गठन हुआ था वो आपका 1989 में किया गया था। अगला है DPEP जिसे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ये कब शुरू हुआ था? ये आपका 1994 में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लेने हैं। ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इग्नू जो है जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो गठन हुआ था वो आपका सितंबर 1985 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1985 में इसका गठन हुआ था। अगला है एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था वो आपका 1978 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1978 में एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1978 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा कौन सी पद्धति लागू की गई थी? कौन सा पैटर्न था? वो आपका 10+2+3 था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब 2020 जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। इसका जो पैटर्न है वो क्या है? आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि NEP जो है 2020 जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली, इसका जो पैटर्न क्या है वो क्या रहे, कौन सा पैटर्न है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 जो है वो क्या बोलता है? वो आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो आपका आर्टिकल 30 है। उसी तरह अनुच्छेद 46 जो है वो उसका संबंध किससे है? वो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति व कमज़ोर वर्गों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगला जो है उसमें बोला गया कि आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल जो है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद जो है ये इनको आपने ध्यान से देखना है। अगला है अनुच्छेद 350A में जो है वो आपका बोला गया कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रावधान है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रावधान जो है वो आपका किस आर्टिकल में है? ये आपका अनुच्छेद 350 में है।
उसी तरह अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। तो हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 351 में है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि शिक्षा को किस संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था, किसी एजुकेशन को। अगला है ICDS, जिसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना 1975 में ये शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ECCE, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शाला पूर्व से शिक्षा से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा ECEE मुख्य रूप से 3 से 6 वर्षों के बच्चों से जुड़ी हुई है। अगला है एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसे एडुसेट भी कहते हैं, ये 2004 में लॉन्च हुआ था। अगला है BHU की स्थापना जो थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो आपकी 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न है, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। अगला है JB वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो JB वाटसन जो थे उन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता था, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो थी वो आपने किसके ने प्रकाशित की थी। ये की थी आपकी विलियम जेम्स ने। अगला है प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म की स्थापना कब हुई थी। ये आपकी 1895 में हुई थी। अगला है 1900 में क्या हुआ था। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस का विकास किया था। कब किया था? 1900 में। अगला है 1904 में इवान पैवलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार जो पैवलोव को मिला था वो कब मिला था? वो 1904 में मिला था। अगला है 1905 में सीमन एंड विने ने बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास किया। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो विकास किया था वो आपका सीमन और विने ने किया था। कब किया था? ये किया था 1905 में। अगला है 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ये तो 1916 में हुई थी। अगला है 1920 में गेस्टोट मनोविज्ञान का जर्मनी में उदय हुआ। कब हुआ था? 1920 में। अगला प्रश्न है 1924 में क्या हुआ था। 1924 में जॉन वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। अगला है 1953 में BF स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक प्रकाशित कर व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। तो BF स्किनर ने जो पुस्तक लिखी थी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर का व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया था इस बुक ने। किसने? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जो थी वो आपकी BF स्किनर की एक पुस्तक थी। अगला है 1954 में अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक प्रकाशित की। आपसे पूछ सकते हैं कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो पुस्तक है वो किसने प्रकाशित की थी। ये अब्राहम मैस्लो ने की थी। अगला है 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस की स्थापना हुई। तो न्यूरो साइंसिस की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1955 में बेंगलोर में हुई थी। अगला है 1978 में निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हार्वर्ड साइमन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1978 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि चौथी स्टेट किससे संबंधित है। तो चौथी स्टेट जो है वो आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी प्रेस से संबंधित है। या आपने याद रखना, जो चौथी स्टेट है वो आपकी प्रेस से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का अंडे का कटोरा भी कहा जाता है। तो एशिया का अंडे का कटोरा किसे कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है गंगटोक किसकी राजधानी है। तो गंगटोक जो है आपकी सिक्किम स्टेट की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोलेगा कि किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है। तो भारत का दिल जो कहते हैं वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट को कहते हैं। अगला है पतन शहर डैश को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ये आपका कोची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोलेगी कि किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात जो है वो आपका प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षक की प्रभाविकता को
पढ़ाने के लिए पारस्परिक विश्लेषण पद्धति शिक्षा में किसने विकसित किया? तो ये किया था आपका फ्लैंडर ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि वर्तमान में व्यवहार सुधार में प्रयोग होने वाली तकनीक जिसमें सही अनुक्रिया के लिए चेन टोकन के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है विद्यालय से अनुपस्थिति और पलायन का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरलिखित में से सभी पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, शिक्षण का तुच्छ तरीका और अप्रभावी अध्यापक जो हैं वो आपके विद्यालय में अनुपस्थिति और पलायन का मुख्य कारण है। अगला है इसमें बोला गया कि यदि अनुभाषिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रखकर पाले गए सप्रूव और भातृ यमज के व्यवहार की हम किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, समरूप यमज भातृ यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करके। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि अतिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प डैश है? तो ये आपका व्यवहार और परिवर्तन अथवा व्यवहार प्रबंधन जो है वो आपका अतिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प है। अगला प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की डैश है? तो ये आपकी जैविक पूर्व प्रवृत्ति है, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है। ये आपका चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की जो है आपकी जैविक पूर्व प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सिद्धांतीय और परिकल्पित संभावनाओं के ढंग से सोचना। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि आपके विद्यालय में एक बच्चे ने प्रवेश लिया है जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि परिवार से संबंध रखता है, तो आप क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एक ऑप्शन नंबर सी है, उसे एक सामान्य कक्षा में रखेंगे परंतु उसे पढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध करेंगे ताकि उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि प्रत्येक कोशिका में 46 डैश होते हैं जो कि आनुवांशिक जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि आनुवांशिक जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है डैश के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मानव सामाजिक दुनिया का सामना करते रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एरिक एरिक्सन के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मानव सामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से कहते हैं। अगला है पैवलोव की प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में डैश को देखकर लार स्राव का करने से उद्दीपित हुई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, भोजन की तस्करी। अगला है वाइगोट्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताते हैं कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारक डैश के द्वारा निर्देशित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बोला गया कि निर्मितवाद जो मानव संज्ञान की व्याख्या है ऐसे शिक्षण उपागमों से संबंधित है जो कि बढ़ावा देते हैं। तो ये किसे बढ़ावा देते हैं? ये आपके सक्रिय अधिगम अर्थात करके सीखने को बढ़ावा देते हैं, एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। अगला है अरुण की कक्षा में हुड़दंगी व्यवहार समाप्त हो गया है जब अध्यापक और अन्य छात्रों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसे बिलोप कहते हैं, एक्सटिंक्शन कहते हैं। अगला है गलती करके सीखने का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी वो आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने? थॉर्नडाइक ने दी थी। अगला प्रश्न इसमें बोल कि एएलएम का अर्थ क्या होगा? तो एएलएम का अर्थ होता है आपका एक्टिव लर्निंग मैथडोलॉजी। अगला है विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण स्तर की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? ये है आपका MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि निम्न में से व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन सा है? तो ये आपका जॉन वाटसन जो है वो आपका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को जो है आपका मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से ये किसने कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है? ये कहा था हॉवर्ड गार्डनर ने।
अगला है एनसीएफ कब लागू हुआ था। एनसीएफ 2005 में लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 220 दिन ये निर्धारित किए गए हैं। अगला है भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल होते हैं। तो ये आपके 4 कौशल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में किस संशोधन के कारण लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 86वां संविधान संशोधन था। वह ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपने नोट कर लेना है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो था वो संविधान में 86वें संशोधन के कारण लागू किया गया था। अगला है बूंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की थी। तो ये की थी आपकी 1889 में ये शुरू की थी। अगला है सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम धारा 28 के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न इसमें बोलेगा कि ADEPTS मीन्स, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि IQ लेवल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन, तो प्रतिभाशाली बालक का जो बुद्धि परीक्षण होता है, स्तर होता है, वो आपका लाई करता है, ये करता है 150 से लेकर 180 तक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि व्यक्ति शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। तो व्यक्ति की जो सही वर्तनी है वो आपकी ये है, व्यक्तिगत जो है वो आपकी व्यक्ति शब्द की सही वर्तनी है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सार्वधिक सही है। तो सबसे सही जो वाक्य है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस कथन में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला है आप अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने मित्र को किस प्रकार का पत्र लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसे निमंत्रण पत्र लिखेंगे। अगला प्रश्न है उसकी बुद्धि के आगे सब नतमस्तक हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ये रेखांकित शब्द आगे जो है ये क्या है, ये आपका संबंध बोधक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्याकुल का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका बी प्लस आकुल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपका शत्रुओं ने हथियार डाल दिए, ये आप वाक्य शुद्ध है। अगला है नीचे लिखे गए वाक्य में खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। हठी दुर्योधन को सभी ने समझाया डैश वे अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हठी दुर्योधन की को सभी ने समझाया परंतु वे अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगला प्रश्न है श्री सोहनलाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्री सोहनलाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से प्रविशेषण किस शब्द में है। तो प्रविशेषण जो है वो आपका किस शब्द में है, ये आपका अति सुंदर में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सुंदर शब्द में के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सी है सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, आपकी सौंदर्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों की को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं। तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि अंश शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका, इस क्वेश्चन की जो आपको एग्जाम में लगी थी, ये ग्रेस लगी थी, इस क्वेश्चन की जो अंश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। अगला है आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है। तो आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ क्या होगा, ये होगा आपका खुद अच्छे तो सब अच्छा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग जो है वो आपका सही किस में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो लंबाई जो है आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में नहीं है, ये अधिकतर शब्द में जो है आपके उपसर्ग नहीं है। अगला है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चिड़चिड़ाहट शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मेला शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है।
तो इसका जो व्याकरणिक परिचय है वो आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी शब्द कौन सा है, ये दरबार जो है वो आपका विदेशी शब्द है। अगला है लाज की मादक सुरासील लालिमा पंक्ति में अलंकार होगा, तो ये होगा आपका उपमा अलंकार होगा इसमें। अगला है आजी और आजी युग्म शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ है, तो आजी और आजी जो है वो आपका युग्म शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ होगा, ये होगा आपका युद्ध और दादी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें बोलेगी प्राचीन चट्टान निर्मित मंदिर जो है वो आपका मसरूर में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे, तो ये आपके खरोष्ठी भाषा में थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सामान्य मनुष्य के शरीर के का तापमान होता है, तो ये आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट उसमें सेल्सियस स्केल में। अगला है भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष से शुरू हुई, तो ये आपकी 1853 में हुई थी। बम्बई से लेकर ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया था। अगला है जब हिमाचल प्रदेश गठित हुआ तो ये भारत का कौन सा राज्य बना, ये आपका 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि न्यायिक नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है आपको नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। न्यायिक नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। अगला है यदि एक मानचित्र आपके सामने रखा गया है तो दक्षिण दिशा दर्शाएगा, तो ये दक्षिण दिशा दर्शाएगा वो आपका मानचित्र का निचला भाग होगा। ये आपकी ईस्ट होती है पूर्व दिशा, ये आपकी वेस्ट होती है, ये आपकी नॉर्थ होती है और ये जो है आपकी साउथ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इग्लू निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इग्लू जो होते हैं वो आपके घर का उदाहरण है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये घर होते हैं। अगला है चंबा राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंबा राज्य का जो संस्थापक था वो आपका मेरुवर्मन थे। अगला प्रश्न आया इसमें बोल रही हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं, तो ये 5 मुख्य नदियाँ जो हैं आपकी बहती हैं। अगला है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन जो था आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला है कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से चल रही है, तो कोल डैम जल विद्युत परियोजना जो है आपकी रूस के सहयोग से चल रही है। अगला है लक्षद्वीप के द्वीप स्थित हैं, तो ये आपके अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोलेगी भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है, ये आपका 3:2 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये घूमती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि पराधवरी विमान किस परत का क्षरण करते हैं, तो सुपरसोनिक जेट्स कॉजेज द डिप्लेशन ऑफ द लेयर, ये आपका ओजोन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलेगी निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 1 ऑक्सीजन, 2 नमी और 3 CO2। तो क्वेश्चन में बोला गया कि लोहे में जंग लगने के लिए उपरोक्त में से कौन सा जरूरी है, तो लोहे को जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ये आपका ऑक्सीजन और नमी जो है ये दोनों जरूरी होते हैं। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जो है आपको लोहे को जंग लगने के लिए जरूरी होते हैं। अगला है कांच को सही तरीके से वर्णित किया जा सकता है, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत वनस्पति प्रक्रिया द्वारा डैश बनता है, तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन द डेड प्लांट पार्ट इज, तो ये होगा आपका ह्यूमस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कौन सा घटक पानी की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अतिवृष्टि जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरता है, तो ये आपका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है वो आपका मैरीन इकोसिस्टम जो है वो आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है आपकी खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, तो सोयाबीन जो है वो आपकी फसल जो है वो आपकी खरीफ ऋतु में बोई जाती है। अगला है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है दूध में पाई जाने वाली चीनी का नाम क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोज जो है चीनी वो पाई जाने वाली चीनी है। अगला है निम्नलिखित में से डायलिसिस किस से संबंध रखता है, तो डायलिसिस जो है वो आपका मेनली गुर्दे यानी कि किडनी से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि चक्रवात किसे कहते हैं, तो चक्रवात आंधी तूफान को चक्रवात कहते हैं। अगला है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर पैदा करता है, तो अब पहले ये राज्य था, अब ये आपका जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है।
अगला है औद्योगिक क्रांति किसके आविष्कार से शुरू हुई, तो ये हुई थी आपकी भाप इंजन के आविष्कार से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फॉसिल फ्यूल जो है कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल पदार्थ को जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अगला है एक आदमी अचानक शेर को देखता है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, उसमें शरीर कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो वो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको एंड्रालिन जो है हार्मोन वो छोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 32 तक बोला गया कि सिलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड किया है उसका मैंने ऑपोजिट बताना है, तो बोला गया कि ही स्टॉप्ड इन द डोरवे टू टिमिड। तो टिमिड का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका ब्रेव, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टिमिड का ऑपोजिट वर्ड होगा आपका ब्रेव। अगला उसी तरह बोला गया कि द ऑर्गेनाइजेशन चेंज्ड इट्स कम्बरसम टाइटल ऑफ टाइटल टू समथिंग ईजियर टू रिमेंबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 34 तक बोला गया कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। तो अंडरलाइन जो वर्ड है वो आपका उसका मैंने सेम मीनिंग बताना है। दे हैड टू अबेंडन देयर लैंड्स ऑफ द इन्वेडिंग फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टू लीव होगा इसका। उसी तरह द मेल वर्ड हैज़ डिस्टिंक्ट वाइट मार्किंग्स ऑन इट्स हेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, करेक्टरिस्टिक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिस्टिंक्ट का जो सेम मीनिंग होगा वो आपका करेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 43 तक बोला गया कि आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फॉर्म्स द गिव्स वंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो बोला गया कि आई केम अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ पीपल सम ऑफ डैश वर वेरी स्मार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी है, देम आएगा। आई केम अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ पीपल सम ऑफ देम वर वेरी स्मार्ट। अगला प्रश्न है हाउ डैश स्टूडेंट्स आर इन क्लास 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 6। अगला है हैव यू डैश प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, हैव यू एनी प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि दे हैव बीन अब्यूजिंग ईच अदर डैश मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दे हैव बीन अब्यूजिंग ईच अदर सिंस मॉर्निंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 47 तक बोला गया कि सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो ऑप्शन नंबर 44 में बोला गया कि स्माइली कैन स्पीक इंग्लिश वेल इवन टफ इट इज़ नॉट हर मदर टंग। तो मदर टंग की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है ही इज़ ए डैश। तो ही इज़ ए डिप्टी कमिश्नर। तो ये आपका डिप्टी कमिश्नर की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। अगला है सी इज़ पवन। तो सी इज़ पवन ये आएगा, अब सी इज़ पवन इन मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा वंस नेबर्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 34 से 35 तक बोला गया कि सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो बोला गया कि द क्रॉप्स हैव सफर्ड फ्रॉम द लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है। उसी तरह अगला है सेवरल विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय ए वोल्केनो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इरप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा करेक्ट स्पेलिंग। अगला है सिलेक्ट द मार्क द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। तो हमने करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है, ट्रांसलेट द दिस पैसेज डैश इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इनटू इंग्लिश। अगला है ही डिस्पोज्ड डैश हिज कार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज कार। अगला है सक्सेस कंसिस्ट डैश हार्ड वर्क। तो सक्सेस कंसिस्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सक्सेस कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 से 41 तक हमने टिक द अप्रोप्रिएट आंसर। ए डॉग लिव्स इन ए। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलेगा कि एन एस्क्यूमो होम इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, उसे इग्लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है ये ए ल्यूनेटिक लीव्स इन एन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ए होगा, एसाइलम में ये लीव करते हैं। अगला है किंग लियर इज ए डैश बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन नंबर
ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किंग लियर इज ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। अगला है गीतांजलि इज ए नोबेल प्राइज विनिंग पोएम बाय, तो ये किसकी पोएम थी? आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सेटनिक वर्सेस एंड मिडनाइट चिल्ड्रन इज इन ए वर्क ऑन लिटरेचर बाय, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, सलमान रुशिद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न में बोला गया कि आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन वंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन गिवन सेंटेंसेस द वैगर वाज आस्किंग डैश टू ब्रेड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, द वैगर वाज आस्किंग फॉर ब्रेड। अगला है सेंसिटिव पीपल ब्रेक डैश टेयर्स वेरी सून, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सेंसिटिव पीपल ब्रेक इनटू टेयर्स वेरी सून। अगला है द डिसीजन कॉल्स डैश मच एफर्ट्स, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, द डिसीजन कॉल्स फॉर मच एफर्ट्स। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इन द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, तो बी लिव्ड 4 ईयर्स इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ द अफेयर, तो इसका जो सेम मीनिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 टू 55 में बोला गया सिलेक्ट द मार्क द करेक्ट वर्ड ऑफ द ब्लैंक्स, तो डैश गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगला है वीवर फील्ड डैश इंथुसियम फॉर द आइडिया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, वी आर फील्ड विद एंथुसियज्म फॉर द आइडिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट जेवीडी के लिए कंप्लीट फुल रिवीजन कर लिया है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन, आज उसको हमने कंबाइन करके एक वीडियो बनाई है जो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपने वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस वीडियो को आपने एक बार पूरा देख लेना है क्योंकि आपको ये कल होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।